में आने के पहले मैं यूपी का हैंडलूम्स में सीनियर सेल्स मैनेजर के पद पर पदस्थ था। दो जनता के सामने जा रहा हूँ। मेरे साथ जनता है, मैं जनता को साथ लेकर के चुनाव लड़ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल के प्रत्याशी अपने धन संपत्ति के आधार पर। त्रिपाठी लोक टीवी की चुनावी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और उसी क्रम में आज मैं मौजूद हूं प्रयागराज के कोरांव विधानसभा अंतर्गत आने वाली कोरांव नगर पंचायत में, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कोरांव नगर पंचायत से निर्दल प्रत्याशी अवध नारायण तिवारी जी, जिनसे हम उनके चुनावी रणनीतियों से लेकर उनके मुद्दों तक बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है अवध नारायण जी आपका लोक टीवी में। धन्यवाद। अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या रही है, आप किन मुद्दों के आधार पर चुनाव में उतरे हुए हैं, तो उनकी बात कर ली जाए तो आप राजनीति में कैसे आए, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। राजनीति में आने के पहले मैं यूपी का हैंडलूम्स में सीनियर सेल्स मैनेजर के पद पर पदस्थ था। 2004 में मैंने पद त्याग पत्र दे दिया। 2009 से 2012 तक मैं किसान सेवा सहकारी समिति कोरांव का अध्यक्ष था। उसके बाद 2012 में महिला सीट थी, मैंने अपनी पत्नी के नाम पर नगर पंचायत का चुनाव लड़ा। 800 मत हमको मिले थे, मेरा मनोबल बढ़ा। मुझे लगा कि समाज के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा के आधार पर मुझे करना चाहिए, ये दायित्व समझ करके मैंने 2017 में पुनः चुनाव लड़ा। मुझको 16 निर्दलीय प्रत्याशी ग्रुप में चुनाव लड़ा, मुझे 1600 से अधिक मत मिला। इस बार क्योंकि अभी तक मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं था, लेकिन समाजवादी विचारधारा मेरी थी, समाजवादी मेरी सोच थी, मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के पश्चात मैंने समाजवादी पार्टी से अपने टिकट के लिए आवेदन किया, किंतु हमारे ऊपर के नेताओं, जिला के नेताओं ने लगता है मुझे उस लायक नहीं समझा, मुझको टिकट नहीं दिया, किसी दूसरे प्रत्याशी को टिकट का आवंटन हो गया और इसलिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी ग्रुप में चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर निर्दलीय प्रत्याशी की बात की जाए तो सवाल ये भी उठते हैं कि आपको ने किसी पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन किया, और आपने कहा कि हमने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, उसने आपको टिकट नहीं दिया, तो दूसरी पार्टी को आपने विकल्प क्यों नहीं बनाया? नहीं, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं, विचारधारा की बात कर रहे हैं। समाजवादी विचारधारा जो होती है वो सबको साथ लेके अमीर गरीब हर आदमी को जात बिरादरी से ऊपर उठ करके सोचने की बात थी। हम सत्ता के लोलुप व्यक्ति नहीं है कि अगर कोई दल हमको सिंबल नहीं दिया हमारी पार्टी ने, हम किसी और दल को ज्वाइन करें। हम सिर्फ अपनी प्रतिभा के आधार पर नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि मुझको अपार जन समर्थन मिल रहा है, मुझे इस चुनाव में सफलता मिलेगी। देखिए अवध नारायण जी, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, और समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है और तमाम निर्दल प्रत्याशी भी हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी तमाम स्टार प्रचारकों समेत चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर रही है और उनकी रणनीतियाँ काफ़ी मजबूत है। ऐसे में आप कौन से मुद्दों के साथ उनसे आगे जा रहे हैं? देखिए, जनतंत्र बनाम धनतंत्र की लड़ाई है। हाँ, मेरे साथ जनता है, मैं जनता को साथ लेकर के चुनाव लड़ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल के प्रत्याशी अपने धन संपत्ति के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। जनतंत्र बनाम धनतंत्र ही हमारा मूल मुद्दा है, उसी को लेकर मैं जनता के सामने जा रहा हूँ। अगर कोरांव नगर पंचायत की बात की जाए तो पिछले 5 वर्षों में देश और प्रदेश दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसके साथ चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी के थे, तो क्या आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन हुए हैं या फिर परिवर्तन नहीं हुए हैं? तो वो कौन से मुद्दे हैं जो कि उस समय भी आवश्यक थे और उनकी आवश्यकता आज भी बनी हुई है और उनको पूरा नहीं किया गया है? कोरांव नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है, लेकिन अगर आप यहाँ की गलियों में घूमे तो आपको लग जाएगा कि यहाँ की बजबजाती हुई नालियाँ, टूटी फूटी सड़कें बदहाल अवस्था में पड़ी हैं, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये नगर पंचायत पिछले 5 वर्षों में जिस स्थान पर पहुँचना चाहिए था वहाँ न रह करके काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ लड़ने का। देखिए, बात ये भी उठती है कि जब आप लोग विपक्ष में होते हैं तो विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि जो हमारे रिपोर्टर बताए कि जब सरकार काम नहीं कर रही है या यहाँ के चेयरमैन नहीं काम कर रहे हैं तो आप विपक्ष से चुनाव लड़ते हैं, तो उस समय भी आपको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए जब चुनाव नहीं होते हैं। मैंने तमाम विपक्ष की भूमिका निभाई है। अब समय आपके पास तो है नहीं तो हम तमाम साक्ष्य दिखाते, जहां 5 लाख रुपए का काम करके 50-50 लाख का फर्जी भुगतान किया गया है। 1-2 शिकायतें हमने शासन प्रशासन को किया था, लेकिन जो चेयरमैन थी इसके पहले सुषमा देवी जी, उनका देहांत हो गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं सकती, तो इसलिए हमने अपने मामले को शांत कर दिया। मौका मिलेगा कभी अगर आपके साथ बैठने का तो मैं सारे साक्ष्य के साथ आपकी सारी बातें आपके सामने रखूंगा।
देखिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण कुराओं को लेकर के है, क्योंकि महिला अस्पताल कुछ दिन पहले संचालित थी, लेकिन वर्तमान समय में पूरी तरह से बंद हो गई है। इसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? कैसे आप? देखिए, महिला अस्पताल पूर्ण रूप से स्वास्थ्य विभाग की संपत्ति है। हाँ, उसकी सुरक्षा नगर पंचायत का दायित्व नहीं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग का दायित्व है। आपके पंचायत हम उसमें सहयोग ये करेंगे। अभी उसकी बाउंड्री का निर्माण हुआ है, अगल बगल के लोगों ने तमाम उस पर अतिक्रमण कर रखा है। वास्तविकता तो यह है कि उसकी नाप करके उसकी सही सीमा को सीमांकित किया जाना चाहिए। अगर किसी ने अतिक्रमण किया तो उसका डिमोलिशन किया जाना चाहिए। उसकी वास्तविक सीमा की सुरक्षा करना ही मेरा दायित्व होगा, उसको मैं करूंगा। कोरांव में कुछ दिन पहले बस स्टैंड भी अच्छे से संचालित होता था, बसें भी आती जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में लोग बता रहे हैं कि बस आती भी है तो एक आध तो बस आती है और दूसरी जगह से आती है, यहाँ पे उसका स्टैंड नहीं है। तो उसके लिए कुछ आपने सोचा है आप जीतने के बाद? देखिए, बस स्टैंड भी परिवहन विभाग की संपत्ति है। नगर पंचायत, आप डिमांड तो कर सकते हैं, नगर पंचायत प्रस्ताव करके परिवहन मंत्री को, यूपी गवर्नमेंट को अपना प्रस्ताव करेगी। उनसे मिल करके उसके सुंदरीकरण के लिए, उसमें भी जो अतिक्रमण लोगों ने किया उस सुंदरीकरण के लिए कोशिश की जा सकती है। उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति कई बार चुनाव लड़ता है तो उससे लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। तो आप कौन सी ऐसी समस्याओं को देखते हैं जिस आधार पर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे निम्न वर्ग के भी हैं और उनको रोजगार की समस्याएं भी हैं, और कहने को तो लोग बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी स्टार्टअप इत्यादि योजनाएं चलाई हैं उसका लाभ कोरांव में नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए आपने कुछ सोचा है कि लाभ दिलवाएंगे ऐसा कुछ? भारत सरकार ने MSME के अंतर्गत 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक लोन देने का प्रावधान किया था। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो छोटी छोटी रेहड़ी चलाते हैं, गुमटी रखते हैं, ठेला चला के अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसा लगता है मुझे, मेरी जानकारी में उसमें दिशा में कोई काम किया हुआ नहीं गया है। अगर मुझे मौका मिलता है, मैं बैंक से कोऑर्डिनेट करके उन लोगों को उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक जो वास्तविक सीमा होगी उसमें उनको लोन दिलवाऊंगा। उनके जीवन स्तर को सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। अच्छा, रेहड़ी पटरी पर रोजगार करने वालों को, क्योंकि अतिक्रमण के नाम पर ये माना जाता है कि लोगों को हटा दिया जाता है, तो उसके लिए आप कुछ अस्थायी व्यवस्था करने के लिए सोचे? नगर पंचायत के व्यापारियों ने पूरे सड़क को अतिक्रमण कर रखा है। नालियों के बाहर तक उनका अतिक्रमण है जो उचित नहीं है। उनको एक सिरे से नाली के अंदर करके उस स्थान को सुरक्षित कराऊंगा। आने वाले जो हमारे ग्राहक हैं पूरे इलाके से आते हैं, उनके वाहन के खड़े होने की सुविधा उपलब्ध कराऊंगा और रेहड़ी पटरी वालों को भी स्थान निर्धारित करवा दूंगा जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। जब मैं आपसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो मुझे आप शिक्षा को लेकर काफी सेंसिटिव दिखे जी। तो उसको लेकर, क्योंकि कोरांव की बात की जाए तो कोरांव शिक्षा के क्षेत्र में आगे ही रहा है, लेकिन वर्तमान समय में ना ही कोरांव में एक लाइब्रेरी है और ना ही ओपन जिम है, ना ही ऐसा कुछ बच्चों को खेलने के लिए मैदान है। तो उसके लिए आपने कुछ सोचा है? संजोग की बात है कि अब तक जो भी चेयरमैन हुए वो उच्च शिक्षित नहीं रहे हैं। मैंने 2 विषय से MA किया है। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 1975 में BA फर्स्ट क्लास, 1977 में MA फर्स्ट क्लास किया है। अंग्रेजी और इतिहास में MA हूँ, B.Ed हूँ। सरकारी सेवा में डिस्ट्रिक्ट लेवल की नौकरी करने के बाद मैंने कोरांव में कदम रखा है, तो निश्चित रूप से मेरी लालसा कुछ न कुछ बड़ा करने की है। आपने लाइब्रेरी की बात की, बहुत ही उचित बात की। शिक्षा दीक्षा से ही व्यक्ति का विकास होता है और शिक्षा के लिए लाइब्रेरी की स्थापना मैं करूंगा, ये मेरे एजेंडे में है। लेकिन अब मुझे मौका मिलेगा तभी मैं यह काम कर पाऊंगा। अभी कुछ कहना इसके लिए उचित नहीं होगा। अच्छा, अगर मतदान व्यवहार की बात करें तो आप भी देखें कि प्रयागराज पिछले कुछ दिनों में काफी सुर्खियों में रहा है, मीडिया के लिए भी और आम जनमानस के लिए। तो लोगों का मतदान व्यवहार इस बार क्या होने जा रहा है? क्योंकि जाति है, धर्म है या फिर विकास के मुद्दे? देखिए, जाति चुनाव, मैं तो जात विहीन समाज की बात कर रहा हूँ। मैं जात विहीन समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जात विहीन समाज की बात करने वाले तो समाज के लिए ठीक नहीं होते हैं। समाज एक जात से नहीं बनता है, सबको लेकर के समाज बनता है। हमारा लक्ष्य ही समाज को जात विहीन बना करके हर व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करना मेरा दायित्व है। मेरा लक्ष्य ही यही, मैं इसी अनुरूप काम कर रहा हूँ। अगर कंक्लूजन की ओर बात को ले जाएं, निष्कर्ष की ओर ले जाएं, तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों से ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों ने पिछले चुनाव में हमको देखा है, निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैंने एक सम्मानजनक मत प्राप्त किया। इस बार आप मुझे बनावें। निश्चित रूप से पिछले जो चेयरमैन रहे हैं उनसे मैं कई गुना बढ़िया साबित होऊंगा, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश निकाय